चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुनिए, लास्ट टर्न पे एक मैंने आपको होमवर्क दिया था और उसमें क्या था कि एक बॉल है जो कि इनिशियल स्पीड u से प्रोजेक्ट की जा रही वर्टिकली अपवर्ड, है ना, और फिर वो ऐसे एक मैक्सिमम हाइट जाने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ये ठीक है। यही क्वेश्चन था कि एक बॉल को अगर हम फेंकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन है, पहले मैक्सिमम हाइट तक जाता है फिर लौट के वापस आता है। तो अब मुझे इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना था, और कैसे ग्राफ, कौन कौन से ग्राफ हमको चाहिए थे? हमको चाहिए थे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, क्यों इतना ठंडी नहीं पड़ रही, पाला नहीं पड़ रहा तुम्हें? हाँ, स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन। तो बेटा ध्यान से सुनो सर, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है, सबसे आसान है इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, क्योंकि पूरे मोशन के दरमियान एक्सेलरेशन की वैल्यू है कांस्टेंट और नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये, बोलो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये बनेगा। कितने लोगों का सही था? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ सही है? सही है, नेगेटिव नीचे बनेगा, ठीक है, ओके। तो जब ये बात आ रही है सर कि चलिए ठीक है, अगर ये कांस्टेंट ऐसे गया है तो डेफिनेटली लीनियर लाइन होगी वेलोसिटी की, लीनियर लाइन होगी वेलोसिटी की, बट स्पीड यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी अभी हायर होगी। धीरे 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 डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, फाइनली कितना हो गया? 0। और फिर अपने डायरेक्शन को उसने चेंज करके इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो क्या ये वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे जाएगा? उनके दरमियान का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बोलो आया कि नहीं आया? ये क्लियर है? अब इसकी बात करें स्पीड, तो स्पीड कैसे करेंगे? देखिए सर, स्पीड तो वन डायमेंशनल के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता है। वन डायमेंशनल के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता है। तो वन डायमेंशनल के लिए स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। तो सर ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेम चलेगा, और बाद में इसकी स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड कभी नेगेटिव, तो स्पीड बाद में क्या होगी? देखो भाई, स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 0, फिर से 0 के बाद 1, 3, 5, 10, ये स्पीड वर्सेस हो गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैंने आपको ग्राफ के कन्वर्जन स्टार्टिंग में कराया था। स्टार्टिंग में ग्राफ के कन्वर्जन में बताया था मैंने कि जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो जरा ये वाला कर्व देखो। मतलब क्या देखना है? हमें ऐसा एक्सटी कर्व ढूंढना था जिसके लिए स्लोप क्या हो? डिक्रीजिंग हो और पॉजिटिव हो, जिसके लिए स्लोप डिक्रीजिंग हो और पॉजिटिव हो। तो याद करो मैंने ऐसा कर्व बनाया था, देखो इसका टेंजेंट स्लोप क्या है? ध्यान से देखिए, थीटा पॉजिटिव है और धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो यानी ये जब ये लाइन ऐसे होगी दोनों केस में, तो दोनों केस में अगर ऐसा होगा तो मेरे लिए एक्सटी और डिस्प्ले, मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, ये भी यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, गया नहीं गया? बोलो बच्चे। अब क्या कह रहा है सर? स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। और मतलब याद करिए, आपको मैंने एक ये वाला ग्राफ पढ़ाया था, देखो स्लोप क्या है? नेगेटिव है, मतलब नीचे डायरेक्शन में है, और थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो क्या इस लाइन के लिए, यहाँ पे इस लाइन के लिए ऐसे कर्व बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। तो ये कर्व मेरे लिए ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? देखिए यहाँ तक क्या हो रहा है? इसका स्लोप
धीरे धीरे पॉजिटिव और बढ़ रहा है और मैक्सिमम मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई वेलोसिटी। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है, बट थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ना यहाँ से थीटा, देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, लेकिन डिक्रीज हो रही है। बोलिए बच्चे, समझ में आया? तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग की बात करें, सर ये देखिए इंक्रीज कर रहा है स्लोप और पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है स्लोप और पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था और धीरे धीरे डिक्रीजिंग। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इनके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम सही हुए कि नहीं हुए? कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई, फिर से बताना है। हाँ 1 2 3 4, हाँ हाँ बताओ, फिर से बताना है पूरा। कर्व क्यों बन रहा है? क्योंकि ये लीनियर है। इसका इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, मैंने आपको कराया था कि अगर आपकी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है तो इसका अगर इंटीग्रेट करोगे तो लीनियर लाइन बनेगी, इंक्लाइनेशन पे बनेगा, और उसका अगर इंटीग्रेशन होगा तो पैराबोलिक बनेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सारा रिलेशन आपको क्लियर है कि सर ये कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा, डेफिनेटली लीनियर वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ बन रहा है, ठीक। और अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से इंक्लाइनेशन पे लीनियर बन रहे हैं तो इनका पैराबोलिक बनेगा। और देखो आपने पढ़ भी रखा है कि सर डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग, कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती। अब ज़रा ध्यान से सुनना कैसे, इस टाइम तक देखो यहाँ पे डिस्टेंस ये थी, यहाँ पे डिस्टेंस ये थी, यहाँ पे डिस्टेंस ये थी, और जैसे ही अगले टाइम आया डिस्टेंस क्या हो रही है, लगातार हर टाइम के साथ। इतने सुबह कौन फ़ोन करता है, घर से नहीं है ये सारे 9th के लड़के परेशान। ठीक है, ग्राफ समझ में आया ना? देखो स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, मतलब सॉरी डिस्टेंस घटेगी नहीं। बस समझ आई? अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। हाँ ये वाला फिर से बता दें, चलो फिर से बता दे रहे हैं। 4 लोग नहीं बैठना, आगे आओ जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी आओ, 2 सीट खाली हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना बेटा। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो कांस्टेंट बन रहा है क्योंकि g की वैल्यू ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये मैंने आपको बता रखा है, देखो यहाँ पे कि अगर ये ऐसे बनेगा कांस्टेंट तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे बनेगा और इसका इंटीग्रेशन पैराबोलिक बनेगा। ठीक। और ग्राफ के कन्वर्जन मैंने बता रखे हैं कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस चेंज कर सकते हो, वो मैंने कन्वर्जन पढ़ाया है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो ऐसे डिक्रीजिंग बन रहा है, ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी अभी ऊपर की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, धीरे 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 डिक्रीज होकर 0 जा रही है, हो गई। और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही। ठीक है। स्पीड की अगर बात करेंगे सर, देखो अब स्पीड 1 डायमेंशनल में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती हैं, तो जैसा वेलोसिटी का बना है वैसा तो बनेगा भी बनेगा। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो डायरेक्शन को अगर इग्नोर कर दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है, ये देखिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब इनके करस्पॉन्डिंग हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो याद करिए मैंने आपको कन्वर्जन बता रखा है, अभी ना हो तो देख लेना तुरंत। 4 ग्राफ बताए थे, कैसे, ये वाले, ये ग्राफ बताया था ना। अब जरा ध्यान से सुनना इनके स्लोप्स बेटा। ये स्लोप देखो क्या है, थीटा पॉजिटिव है और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, यही तो है ना। थीटा पॉजिटिव है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, थीटा पॉजिटिव है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। मतलब हमारे लिए क्या है, वेलोसिटी पहले मैक्सिमम थी और धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। हाँ ये तो सर मैच कर रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम थी और धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस पार्ट के लिए क्या मेरे लिए ऐसे इक्वेशन बन जाएगा कर्व। देखो बना कि नहीं बना, बना ना। अब अगर बात करें कि सर अब क्या हो रहा है कि थीटा पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, थीटा पॉजिटिव है और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, देखो है ना।
और अगर यहाँ बात करें कि सर थीटा नेगेटिव है और धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी तो नेगेटिव है और क्या कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव है इंक्रीज कर रहा है, देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से यहाँ जो बनेगा देखो ऐसे कर्वेचर बन जाएगा। अब आ गई बात समझ में? तो ये है ग्राफ के कन्वर्जेंस। तो आपको 1 2 3 4 5 और एक बात बता दूं, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, मतलब अब तक नीट और जेईई मेंस में 2-3 बार आ चुके हैं। वो पूछता है कि यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, चार्ट को ग्राफ बनाएगा और आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई, क्लियर है, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A ball is dropped vertically from the height d. A ball is dropped vertically from a height small d above the ground. A ball is dropped vertically from the height small d above the ground. It hits the ground. It hits the ground and bounce up vertically to the height d by 2. Bounce up vertically to the height d by 2. Bounce up vertically to a height d by 2. Full stop. Neglecting subsequent motion and air resistance. Neglecting subsequent motion and air resistance. Its velocity varies with the subsequent motion. A ball is dropped vertically from a height small d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to the height d by 2. Neglecting the subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with the height h, so that which graph satisfied the situation. एरो नहीं बने, ठीक है। अब बताओ कैसे, लॉजिक के साथ बताओ, एक जने तुक्का मार दिया, हाँ बताओ। बताओ अब बताओ, नहीं सी वाला ये बोल रहे हैं, चलो तुम सी बोल रहे हो, लॉजिक बोलो। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हाँ, और जब मतलब एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी क्या कहते हैं, स्लोप लाइन आती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन नहीं है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन आपके लिए लीनियर आता था, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस नहीं। जरा रिलेशन देखो, कौन सा रिलेशन, v² = u² + 2gh, हालांकि माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे जरा v और h में रिलेशन देखो कैसा है, v और h में रिलेशन कैसा है। ये तो ऐसे ही हट गया, ये तो रेस से बाहर, ठीक है ना। क्यों बाहर हैं, ये इसलिए बाहर क्योंकि ये तो लीनियर है और हमें रिलेशन कैसा मिलेगा, v और h से पैराबोलिक। तो 1 2 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब बताओ कैसे 3 होगा,
ए तो होगा, लॉजिक बताओ तो कैसे होगा। हाँ रुक जाओ एक सेकेंड, ऊपर जाते हैं। हाँ बोलो कैसे, ऊपर से नहीं, बॉल से इसे छोड़ी जा रही है। हाँ ए भाई बात नहीं। हाँ 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 देखो अब जरा ध्यान सुनना, एक कैसे है पूरी लॉजिक के साथ तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। मोशन की शुरुआत कहाँ से होगी ये देखना है, शुरुआत होगी यहाँ से, ठीक है ना। और कैसे शुरुआत होगी सर, एच अब धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, सॉरी मतलब कि जो हमारी एच है यहाँ पर्टिकुलर हाइट में था बॉल, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एच की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना, बोलो यार, एच की वैल्यू डिक्रीज कर रही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। और पैराबोलिक रिलेशन देख लो, यू तो मान लीजिए 0 है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh फॉलो करेगा। एच की वैल्यू तुम्हारे लिए क्या हो रही है, एच हाइट में थी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, देखो ध्यान से, आप कहोगे सर रिलेशन में तो ये कैसे इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये एच क्या है, ये एच डिस्प्लेसमेंट की तरह तुम्हारा काम करेगा, है ना। मतलब मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है और आपने बॉल को धीरे धीरे, ये एच की वैल्यू, कवर्ड हाइट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कह सकते हैं, है ना। लेकिन अब ये एच हम लोग डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए देखो पोजीशन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, और ये एच हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की तरह ले रहे हैं। बात समझ रहे हो, यहाँ पे से शुरू हो रहा है काम करना, ठीक है। और ये एच क्या है, कवर्ड डिस्टेंस, और ये हम लोग पोजीशन को शो कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे थे, अब धीरे धीरे तुम क्या हो रहा है, कम हो रहे हो, लेकिन हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और कैसे रिलेशन में, पैराबोलिक रिलेशन में। तो यहाँ से देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, वेलोसिटी उसने करीब अटेंड कर ली, u वेलोसिटी सपोज अटेंड कर ली, कितनी वेलोसिटी अटेंड कर ली। लेकिन जब रिबाउंड होगा तो सेम स्पीड से नहीं करेगा। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, एक बॉल को हम इस साइड से छोड़ते हैं, वो जाता है रिबाउंड करके आधी हाइट तक ही आ पाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कोलिजन करते समय जब बॉल जमीन से स्ट्राइक किया तो एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, तो वही सेम स्पीड से वापस, अगर वही सेम से आता ना तो फिर क्या होता, ये पूरा यहाँ से ऐसे बन जाता एकदम सेमी सर्कल टाइप। लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, स्पीड थोड़ी ना कोई कम हुई होगी। तो अगर यहाँ पे ये u स्पीड थी तो उसको उन्होंने आधा मतलब u डैश कर दिया। अब जब बॉल नीचे से ऊपर आएगा, जब बॉल नीचे से ऊपर आएगा तो उस समय पोजीशन क्या रही है कोई बॉल की, बोलो यार, ग्राउंड पे रहा होगा बॉल, नहीं, जैसे ही बॉल यहाँ गया, अब टकराने के बाद बॉल यहाँ से ऐसे जाना चाह रहा है u डैश से, बोलो जाना चाह रहे हैं ना। और जैसे ही जब ये ऊपर जाएगा, पता लगा यहीं तक जा पाया, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाया वो, h/2 या d/2 जो भी है। तो देखो यहाँ से डिक्रीजिंग शुरू, और ये कहाँ पे आ गया, d/2 है, ये d से शुरू होगा और ये d/2 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बना, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। नहीं समझ में आया, कितने लोग नहीं आया, 2 3 4 5, चलिए फिर से एक बार बताते हैं कैसे करेंगे। बॉल को आपने छोड़ना शुरू किया, बॉल नीचे जाना शुरू हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन बॉल की डिक्रीज हो रही है, ये बॉल की रही पोजीशन, ठीक है ना। बॉल पहले था यहाँ पे h हाइट पे, वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, ठीक है। बॉल की पोजीशन डिक्रीज होना शुरू हुई, बॉल की पोजीशन डिक्रीज होना, तो स्पीड बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, किस रिलेशन से सर, अगर ये h बढ़ेगा तो ये और तेजी से बढ़ेगा, और पैराबोलिक रिलेशन होगा, हो रहा है, और ये जैसे ही h की वैल्यू 0, मतलब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, और देखो स्पीड क्या हो गई, u हो गई। और लड़ने के बाद डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई स्पीड की, तुरंत लड़ रहा था u से ऐसे और रिटर्न हुआ u डैश से, तो अब डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। तो देखो u से तुरंत u डैश यहाँ पहुँच गया,
पहुंच गया। अब u डैश के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, एक टाइम बाद 0। अब आगे बात समझ में क्लियर है? तो कौन सा रिलेशन सही होगा, ए ग्राफ सही हो जाएगा। आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए अपने शब्दों में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप लैंग्वेज ही ना लिखो, मतलब हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कैसे भी लिख लो कि सर इनिशियल, ये फिगर बना लेना, ये पहले तो ये लिख लेना कि इस इक्वेशन से वेरिएशन होंगे, है ना। कैसे, इनिशियली बॉल को जब ड्रॉप किया जा रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्पीड की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये पार्ट देखिए, आफ्टर रिबाउंड इसकी स्पीड u डैश हो जाएगी और ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, डिक्रीजिंग होगी और d/2 तक जाएगी। तो ये देखिए, जल्दी नोट कर लो, जो लैंग्वेज समझ में आई है वो लैंग्वेज लिखना है आपको, जिस तरीके से ये समझ में आए, क्योंकि देखो समझना आपको है, कॉपी आपकी है। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ओए बात नहीं, the velocity displacement graph of a particle, the velocity displacement graph of a particle moving along a straight line, velocity displacement graph of a particle moving along a straight line as shown in figure, as shown in figure, full stop. The most suitable acceleration displacement graph will be, the most suitable, ये ग्राफ आपको गिवन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का, कह रहा है मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो परेशान मत होना। ग्राफ कन्वर्जन है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सबको आते भी नहीं हैं। हाँ, इतनी आसानी से हो जाता तो फिर यही एडवांस में ना आता, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चलो देखो ध्यान से, हमें एक्सेलरेशन, ओए पहले तो इसका हम लोग वेलोसिटी x की इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लें। कैसे, ध्यान से सुनना। इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप है इसका नेगेटिव। तो इसका स्लोप हम लोग पहले निकालें, देखो क्या होता है, पहले इसकी वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो निकालें। तो क्या होगा कि सर इसको हम लोग लिखते थे ना हमेशा y = mx + c, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू तो इसमें सीधे सीधे v0 हो जाएगी, है ना। और स्लोप जो हम लोग निकालते हैं m जो होता है हमारा tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, है ना। तो अगर वर्टिकल चेंज की बात करेंगे तो सर 0 - v0 अपॉन x0 - 0, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, -v0 अपॉन x0। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, v = -v0 अपॉन x0 इंटू x प्लस v0। ये इक्वेशन आई किसकी, इसकी, है ना। और हमको एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, हमको एक्सेलरेशन मिलता है कुछ ऐसे, v × dv/dx, हमको ऐसे मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। एक्सेलरेशन हमको ऐसे मिलता है, तो हम लोग क्या करने जाएंगे, सर v को एज इट इज लिख दीजिए, -v0 अपॉन x0 ऑन है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये -v0 अपॉन x0 आ जाएगा, ठीक है।
बोलो आया नहीं है? तो जब ये चीज़ आ गई तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का b0 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v0 स्क्वायर, ये बना। ये एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। अब जरा इसको कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इंटरसेप्ट कैसा हुआ, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटरसेप्ट है नेगेटिव, यानी ये कंफर्म है कि या तो ये हो सकता है और या फिर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरसेप्ट कैसा है, ठीक है। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है यहाँ पे, स्लोप पॉजिटिव, इसका तो है नहीं सर, इसी का ही है। वो तो तुक्का मारा तुमने, हाँ इस तरह से किया था। कैसे लॉजिकल, ओए हाँ कैसे लॉजिकल, क्यों नहीं हो सकते? चलो एक बात ध्यान सुनिए, जैसे भी किया वो आपका सही नहीं, लॉजिक नहीं है। मैथमेटिकली आप जाएंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया फिर से बताऊं मैं, फिर से सुनिए कैसे किया। ओए लड़के ध्यान सुनो कैसे किया। सर इसकी इक्वेशन पहले हम लोग डिराइव करोगे, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इनटू डीवी बाई डी एक्स, यही होता है ना। तो पहले तो हमको इसकी इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। तो इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता करना है, तो tan थीटा होता है फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल अपॉन डिस्प्लेस, इसका पोस्ट मतलब जो डिफरेंस होता है, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज होता है ना। तो वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, इनिशियल कितनी थी v0, तो 0 माइनस v0 अपॉन x0 माइनस 0। यहाँ तक कोई डाउट? इक्वेशन इसकी ये आ गई, आ गई। अब एक्सेलरेशन का आपको चाहिए तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है, एज इट इज़ भी उठा के रख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो केवल इतना बचा, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इतना मिल गया, मिल गया। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस हो गया। ये एक्सेलरेशन वैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई। अब जब इक्वेशन आ गई तो ग्राफ तो आ ही जाएगा। इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट केवल नेगेटिव इसमें है और इसमें है, देखो यहाँ तो पॉजिटिव चला गया, तो ये तो दोनों, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है। तो अब क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया। हाँ ये जब कभी भी y एक्सिस नीचे में जाएगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, क्योंकि जब y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अगर देखो इसमें बहुत सारे लोगों के साथ छूट चुका होगा, मुझे पता है। कितने लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं अभी? कई लोगों का मतलब छूट चुका है ना हाथ? कितने लोग हाथ छूट चुका है, जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा चलो, अगर इन लोगों का छूट चुका है तो पहली बात एक जान लेना कि सर ये एकदम इसके पीक लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चंस हैं। कराना मेरा इसलिए मतलब यहाँ पे फर्ज कह सकते हो कि आप हर तरह के क्वेश्चंस कर पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर कल को नीट में रिपीट हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एनटीए इस समय क्या कर रहा है, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखें तो 5 साल के क्वेश्चंस में उसने यही किया है, क्वेश्चंस को रिपीट किए जा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस बना के देता तो कोई 720 में 720 ना ला पाता, लेकिन होता क्या है, अब जो अच्छा मेहनती लड़का होता है वो 16-16 घंटे पढ़ रहा है, वो क्या करता है, पूरे उसने प्रीवियस ईयर मेंस लगा लिए हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस लगा लिए हैं, प्रीवियस ईयर नीट लगा लिया है, एम्स लगा लिए, सब लगा रखा है उसने, और उन्हीं से क्वेश्चंस वो पढ़ा के दे देते हैं, तो वो लड़का मेहनत करके सब ले आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 45 या 50 क्वेश्चंस में से कुछ टफ ना होता होगा, टफ होते हैं, लेकिन सब ऐसे ही होते हैं, तो लड़का भी कर लेता है। हाँ किसमें? देखो एक बात सुनो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन करते समय लॉजिक से ज़्यादा उसकी इक्वेशंस पे जाएं। अगर आप लॉजिक पे जाएंगे तो 100% डिफीट करेंगे, घायल होंगे उस पर। हाँ लॉजिक क्या दिया तुमने?
वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही तो चलो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, हाँ ठीक। तो पहले क्या कहते हैं थर्ड ऑफ ऑल हो ही नहीं सकता, वो सॉरी सेकंड ऑफ ऑल हो नहीं सकता। क्यों? एक्सेलरेशन तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है एक्सेलरेशन। अरे स्टार्ट ही नेगेटिव से होगा ना, पूरा अगर निकालेंगे तो कैलकुलेट करिए, मान लीजिए अगर एक्स तो चलो 24 में इसमें हो गया, फिर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं वो तो हाइट पे कहीं रुक ही नहीं रहा है ना, कौन नहीं रुक, इसी डिस्टेंस पे रुक ही नहीं रहा ना। अगर मैं यहाँ पे एक बॉल को ऐसे रख भी दूं ना तो एक्सेलरेशन तो लगी रहे ना माइनस जी, और ये तो लगता रहेगा। अगर एक बॉल को रख दिया, हाइट पे तो वही है। मेरी बात समझो, जैसे मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे तो हाइट में, चलो जो ज़मीन में छोड़ दिया तो क्या एक्सेलरेशन नहीं लगेगा? वो तो हमेशा तक लगता रहेगा इस तरह। बिल्कुल लगता रहेगा। हाँ तो कहीं पे लगता रहेगा। तो एक्सेलरेशन तो लगता रहे ना, तो तुम यहाँ पे इसी वजह से रिलेशन दिखाया जाता है इक्वेशंस के थ्रू। तो आप ये लॉजिक नहीं बता पाओगे कि सर ये तो लगता ही चला जा रहा है। प्रैक्टिकल आदित्य की मुझे आ जाता है। भल्लो भाई, फिजिक्स प्रैक्टिकल के अलावा कुछ है ही नहीं तो बात बताएं। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो, समझ में आया ये? ठीक, तो अब सुनिए, मैं ध्यान सुनिए, मैं अब ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि ग्राफ के क्वेश्चंस अब आपको करने हैं। वो वाला जो उसमें दे देगा, अब भी बता दूंगा अगर नहीं आता है तो। कोई भी क्वेश्चंस अगर अब आपको नहीं आते हैं ग्राफ के रिलेटेड तो आप इंडिविजुअल उसको पूछिएगा। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ग्राफ के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एसएल के ग्राफिकल एनालिसिस के क्वेश्चन करिएगा। अब ग्राफ के क्वेश्चंस होने के बाद, ठीक है ना, अब हमारा टाइम आगे होता है रिलेटिव मोशन पे। तो टाइम है जरा देखो, 10 मिनट है ना, तो स्टार्ट कर देते हैं रिलेटिव मोशन और वहाँ से शुरुआत होगी। रिलेटिव मोशन में वेक्टर्स का पूरा खेल है, लड़के एंड लड़कियाँ ध्यान से सुनो। रिलेटिव मोशन में वेक्टर्स का खेल है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं पे भी वहाँ पे आई जे के साथ नहीं करना है। नेक्स्ट अभी बताओ, ठीक है। तो वैसे मैं इसलिए सोच रहा था ना, 1 डायमेंशन के बाद मैं 2 दिन का गैप देना चाह रहा था, क्योंकि नहीं, हाँ छुट्टी, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। आपने पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, 1 डायमेंशन पूरा, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हो गए हैं, लेंदी टॉपिक हो गया है। तो आप क्या करें, अगर उसमें रिवीजन आपको मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। और सुनिए, रिवीजन के बाद तुरंत इन 3 चीज़ों का टेस्ट करूँगा मैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और 1 डायमेंशन का, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा। अब आते हैं रिलेटिव मोशन, देखो ध्यान से। हाँ अरे बता दूंगा ना, इसको तो करो, हेडिंग डालो, रिलेटिव मोशन। नहीं आज ही होगा, कोई बात नहीं, डेफिनेशन तो ही जाएगी। चलो, रिलेटिव मोशन क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर हमको रिलेटिव मोशन पढ़ना है तो एक चीज़ आनी चाहिए, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चे देखो इधर, अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट से ए बी सी क्या है, रोड पे खड़ा है, ए और बी दोनों बस में चले गए, तो आप क्या देखोगे, बी जो होगा वो ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, बी के रिस्पेक्ट जो बी है, ए के रिस्पेक्ट में स्पीड उसकी 0 है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में स्पीड 0 नहीं है, ठीक है ना। बाइक और कार दोनों जा रही थी, कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, बाइक की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और आदमी खड़ा था रास्ते पे। तो आदमी को कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दिख रही है, लेकिन बाइक वाले को 80 किलोमीटर पर आवर नहीं दिखेगी, उसको 40 दिखेगी। बोलो दिखेगी नहीं दिखेगी? तो ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है, वो कोऑर्डिनेट होता है, वो ओरिजिन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करोगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा।
अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। तो अगर दो तरह के हुए, एक हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आपके लिए कौन सा हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। और अगर मूव कर रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब यहाँ से काम इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि सर रिलेटिव नाम से ही क्लियर है कि रिलेट करेगा, ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। किसी एक की स्पीड, किसी एक का डिस्प्लेसमेंट दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब जब रिस्पेक्टिव पॉइंट्स चेंज होंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, मतलब वैल्यूज की चेंज होगी और पोजीशन जो है वो भी चेंज होगी। जैसे आपने देखा होगा, आप यहाँ पे एक बात समझते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो ठीक है ना, वेलोसिटी जो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती। सी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है लेकिन बी के रिस्पेक्ट में नहीं है। एक्सेलरेशन सर डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, क्यों? क्योंकि बस वाले के अंदर से एक्सेलरेशन उसका जीरो है, मेरे रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन है। फोर्स जब सर F बराबर ma होता है, ठीक है ना। तो अब आप क्या होगा, जैसे मान लीजिए, और फोर्स इसी तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करेगा, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करेगा। कैसे करेगा फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? सर आपने लिफ्ट वाला केस अगर हम लोग देखें कभी फ्यूचर में कि लिफ्ट में अगर कोई आदमी खड़ा हो जाता है और उसमें वेइंग मशीन में, तो उसका वेट जो है कम ज़्यादा शो करता है, जबकि रियल में उसका कुछ और होता है ना। तो यहाँ पे देखिए फोर्स भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड कर रहा है। लिफ्ट में चले गए तो कुछ और वेट आने लगा और नीचे आ गए तो कुछ और वेट आ रहा है, ठीक है। वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है सर? कोई आदमी बेचारा क्या कर रहा है कि वो एक पत्थर को ले जा करके लिफ्ट से जा रहा है, ठीक है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट जरा देखो बेटा, हमारे रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा और जो लिफ्ट में जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो कोई आदमी क्या करेगा, एक पत्थर लेकर के लिफ्ट में खड़ा हो गया और दूसरा आदमी उसके बगल में खड़ा हो गया, तो बगल वाले आदमी के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो कहेगा अरे तुमने क्या वर्क किया, जीरो वर्क है तुम्हारा, लिए खड़े बस हो, ना डिस्प्लेसमेंट है ना फोर्स तो मान लो लग रहा है ग्राउंड डाउनवर्ड चलो, लेकिन मुझे क्या दिखेगा मैं नीचे खड़ा हूँ तो कि भैया वो लिए भी है mg फोर्स डाउनवर्ड भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अब वो एक्सेलरेटिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हम लोग जब रिलेटिव टर्म्स करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंपॉर्टेंस हमको करना पड़ेगा। और वेलोसिटी है आई जे के का साथ नहीं छोड़ना है। अगर कोई बच्चे ने केवल मैग्नीट्यूड लेकर के काम करना शुरू कर देगा तो उसके न्यूमेरिकल 101% गलत होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको एक पूरा होमवर्क ये है, आज कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करना है कि आप सर आज हम करेंगे क्या, 10 क्वेश्चन ग्राफ के कम से कम करेंगे, 10 क्वेश्चन मोशन 1D के करेंगे, मतलब जिसमें s = ut + ½ h² लग रहा है। 10 क्वेश्चन आपको अंडर ग्रेविटी के करने हैं, तो 30 क्वेश्चन करने हैं, नहीं कोई ज़्यादा नहीं है, 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन ग्राफ के, 10 क्वेश्चन अंडर ग्रेविटी के, 10 क्वेश्चन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के, ठीक है। और जब हो जाए, ठीक है ना, तो आज उसको तुम्हें सबमिट करना है मुझे, ठीक है ना, मतलब उसको दिखाना है कि नहीं हाँ सर मैंने किया है, क्योंकि देखो काम यार तुम्हें करना पड़ेगा यार, ठीक है। इसमें अच्छा दे क्यों रहा हूँ, ताकि इसी बहाने आप जो हम लोगों ने चैप्टर किए हैं उनको रिवाइज कर सकें, आप कंक्लूड कर सकें। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। पता लगा हम पढ़ते जा रहे हैं और कंक्लूड नहीं करवा रहे हैं चैप्टर को, तो फिर मज़ा नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज आपका टास्क है, भले ही आज आपको हो सकता है केमिस्ट्री को रोक दें, मतलब रोकने का इन द सेंस कि उसको ना पढ़ें, मैथ्स को, क्योंकि चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है धीरे से, तो अगर कंक्लूड नहीं करेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगी आपको, है ना। तो आज उसको कंक्लूड करिएगा, तब रिलेटिव समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल स्टार्ट करेंगे।